अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और ये हमारा क्वेश्चन पेपर है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 का और इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जहां पे मैंने आपको टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। तो ये हमारा केमिस्ट्री का 2014 का क्वेश्चन पेपर है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। सेम यही क्वेश्चंस आप लोगों से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछे गए थे जो आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको 12 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा दिए थे, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व है। क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व है। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटली ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था पेरियोडिक टेबल वाला, और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सल्फर। यहां पे एस लिखा हुआ है तो एस से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व क्या है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो ये आपका हो जाएगा सल्फर। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बी ही क्यों करेक्ट हुआ, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है क्योंकि पेरियोडिक टेबल में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। आपको ध्यान रखना है रीजन क्या है कि पेरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, इसलिए आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी 4 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिए हैं। जब आप पेरियोडिक टेबल में चेक करेंगे तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा इन चारों में से? सबसे पहले आपका आएगा सिलिकॉन। तो मैंने यहाँ पे Si लिख दिया, सिलिकॉन लिख दिया। सिलिकॉन के बाद आपका क्या आएगा? सिलिकॉन के बाद आपका आएगा फॉस्फोरस। तो मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस लिख दिया। फिर फॉस्फोरस के बाद आपका क्या आएगा? सल्फर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सल्फर आएगा। और यहाँ पे सिलिकॉन से पहले क्या आता है? सिलिकॉन से पहले आपका यहाँ पे आता है एल्यूमिनियम। आप पेरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम के पहले आपका यहाँ पे मैग्नीशियम आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे Mg लिख दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम भी दिया हुआ है, लेकिन कैल्शियम कहाँ पे आता है? कैल्शियम आपका आता है ठीक मैग्नीशियम के नीचे। आप पेरियोडिक टेबल में जाके चेक कर सकते हैं। तो कैल्शियम जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैग्नीशियम के नीचे आ गया है। और मैंने आपको इसका कारण क्या बताया? रीजन ये बताया कि पेरियोडिक टेबल में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पे बाएं से दाएं आएंगे यानी दाहिनी तरफ आएंगे तो सबसे लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे सल्फर ही तो मिल रहा है। और यहाँ पे पूछा क्या है कि सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व है। और रीजन मैंने आपको क्या बताया कि पेरियोडिक टेबल में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। तो सबसे दाहिने यहाँ पे क्या आ रहा है? सल्फर आ रहा है ना, तो यही तो आपका सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। और रही बात कैल्शियम की, तो ये वर्ग की बात यहाँ पे आ जाएगी, ये नीचे आ चुका है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैग्नीशियम के नीचे है, तो फिर यहाँ पे वर्ग की बात आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं
कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आधात्विक गुण घटता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए कैल्शियम नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम ठीक मैग्नीशियम के नीचे आ रहा है। यहाँ पे वर्ग की बात आ गई है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आधात्विक गुण घटता है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सल्फर हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका है ये। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है और ये भी क्वेश्चन आपका पेरियोडिक टेबल से ही लिया गया है, वहीं से पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है। आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी P2O3 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण घटता है। इसी कारण आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, P2O3 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण घटता है। इसलिए आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, P2O3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सर्वाधिक अम्लीय यौगिक आपका हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया था 2014 में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आघात वर्ध्यता आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है आघात वर्ध्यता। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पे क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में मिश्र धातु है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी मिश्र धातु है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, और ये आपका 2014 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हाई लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाएं, इजी लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में मिश्र धातु है, पीतल है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, जल एवं भारी जल। तो वो चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये किसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। इसको हम किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो 2 नाम से जानते हैं, पहला नाम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बोलना है आप बोल सकते हैं। तो यहीं पे इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, का विघटन होने के कारण जल की स्थायी कठोरता जल उबालने से दूर हो जाती है। यह इसलिए है कि CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी इसको हम किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऊष्मा से अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बनाता है। कैसे बनाता है, चलिए मैं आपको इसकी रिएक्शन करके दिखा देता हूं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CaH
CO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विघटन होने की बात हो रही है, यानी गर्म करने पर। ठीक है, तो गर्म करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, तो गर्म करने पर हमें यहाँ पे CaCO3 का अवक्षेप मिलता है, तो रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, CaCO3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये अवक्षेप हो जाएगा। इसके अलावा हमारा यहाँ पे आएगा प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब इसका विघटन हो रहा है, इसको गर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, CaCO3 का अवक्षेप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। यानी इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऊष्मा से अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बनाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, 2014 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ पे दिया है कि नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे रीजन बताना है कि नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है, क्योंकि चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह ज्वलन में सहायता नहीं करती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह ज्वलन में सहायता नहीं करती है, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2014 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। यहाँ पे बस आपने अगर एक बार भी अच्छे से पढ़ाई की होगी तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे, और मैक्सिमम लोग कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिए, चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले ही पढ़ा दिए हैं जहां से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि बल्ब में नाइट्रोजन के अलावा कौन सी गैस और भरी जाती है। ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि बल्ब में नाइट्रोजन गैस के अलावा कौन सी दूसरी गैस भरी जाती है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध है। अब यहाँ पे KCl लिखा हुआ है। अब KCl को हम किस नाम से जानते हैं, तो KCl को हम जानते हैं पोटेशियम क्लोराइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध है। ये आपका किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है केमिकल बॉन्डिंग से, यानी रासायनिक आबंधन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विद्युत संयोजक बंध। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। अब यहाँ पे KCl लिखा हुआ है, अगर मैं KCl की रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जब KCl की रिएक्शन होगी तो ये K प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं K प्लस और Cl माइनस में ये टूट रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा बंध होगा, विद्युत संयोजक बंध होगा। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आज के इस वीडियो में मैं आपको जितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछे जा चुके हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि रेड लेड का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रेड लेड का रासायनिक नाम है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी रेड लेड का रासायनिक नाम है
ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये भी मैंने आपको कराया हुआ जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूत का रंग साफ करने में विशेषतः उपयोग होने वाला यौगिक है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2014 के एंट्रेंस एग्जाम में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूत का रंग साफ करने में विशेषतः उपयोग होने वाला यौगिक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विरंजक चूड़, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूड़, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो आपको ऑप्शन में इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विरंजक चूड़ का केमिकल नेम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है, तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया है। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि जो चैप्टर्स आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। और केमिस्ट्री में अब केवल हमारे 4 से 5 चैप्टर ही बचे हुए हैं, और वो भी चैप्टर मैं आप लोगों को जल्द से जल्द फिनिश करवा दूंगा, और फिर केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख रहे होंगे, अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों को वही मिल रहे हैं जो मैंने आपको पहले ही सॉल्व करा दिए हैं। यानी मैंने आपसे क्या कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, जो बचे 4-5 चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको जल्द से जल्द फिनिश करवा दूंगा। तो एक आदर्श ईंधन की विशेषता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उच्च कैलोरी मान, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, 2014 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण है। तो ये चैप्टर तो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, जहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है चैप्टर, लेकिन इस साल नहीं पढ़ाया है, जल्दी मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह समान होना। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा, ये क्लास 10th लेवल का आपका क्वेश्चन है, आपने पढ़ा जरूर होगा। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वैसे तो आपके केमिस्ट्री के पेपर में 25 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे टोटल 24 क्वेश्चंस ही सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि जो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका सॉल्यूशन चैप्टर से है, विलियन चैप्टर से, ठीक है। और सॉल्यूशन चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, और वो आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। 2014 में सॉल्यूशन चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका न्यूमेरिकल है। अगर वो न्यूमेरिकल मैं आपको आज की इस वीडियो में सॉल्व कराता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट आप सॉल्यूशन वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं आपको सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको वहीं पे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया, इसीलिए टोटल 24 क्वेश्चन ही हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका यहाँ पे दिया है कि CH3CHO का IUPAC नाम है। अब यहाँ पे CH3CHO लिखा हुआ है, ये किसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का लिखा हुआ है। किसका लिखा है, एसिटल्डिहाइड का लिखा हुआ है। अब आपको इसका IUPAC नेम बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको IUPAC नेमिंग वाला टॉपिक तो पढ़ाया नहीं है, और मैं आपको बता दूं जो ये IUPAC नेमिंग का टॉपिक है, IUPAC नाम वाला टॉपिक है, ये टॉपिक आपका बहुत ही लेंथी टॉपिक है। अगर आप डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो कम से कम आपको समय लगेगा 10 से 11 दिन का, क्योंकि कई स्टेप्स होते हैं यहाँ पे, कई टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। IUPAC नाम
को लिखने के लिए, ठीक है। और आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा क्लास 11th में या फिर 12th में, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, तो आप लोग जानते होंगे और कुछ लोगों को आता भी होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को IUPAC नेमिंग नहीं आती होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको ये टॉपिक ट्रिकी मेथड से पढ़ाऊँगा, ट्रिक से पढ़ाऊँगा, और ऐसे ट्रिक बताऊँगा कि आपका काम भी चल जाएगा और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट से कम में भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा, और अगर मैं बेसिक से पढ़ाने जाऊंगा, मतलब स्टार्टिंग से डिटेल में, तो फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको ट्रिकी मेथड से IPSC नेमिंग वाला टॉपिक पढ़ा दूंगा, आप समझ भी जाएंगे और ट्रिक से अपना आंसर भी कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है इस टॉपिक से, और वो भी हर एक साल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी एथेनॉल, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ट्रिकी मेथड से। तो जिन जिन लोगों को IPSC नेमिंग वाला टॉपिक नहीं आता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देंगे, ताकि ये टॉपिक मैं आपको जल्द से जल्द पढ़ा दूँ, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये 2014 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है केमिस्ट्री का। मैंने आपको क्या बताया कि एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं सॉल्व कराया है, क्योंकि वो सोल्यूशन चैप्टर का था, न्यूमेरिकल था, चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो आपको समझ में नहीं आता। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 24 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 कंडीशंस बनती है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं और थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये कंडीशन होती है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं टोटल, तो 25 में से कम 13 से 14 क्वेश्चन तो आपके थ्योरी पार्ट के होंगे, ये कंफर्म है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी तो 15-16 क्वेश्चन हो जाते हैं, और जो बचे कुचे क्वेश्चन होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं और हाई लेवल के नहीं होते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं। केमिस्ट्री में इतने हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स आप लोगों से नहीं पूछे जाते, ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे 2014 का ये केमिस्ट्री का पेपर हमने यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।